ओके स्टूडेंट्स, सो आज इस लेक्चर में हम ये वाला जो इनक्वालिटी है इसको प्रूफ करेंगे। और इस इनक्वालिटी में जो एफ है दैट इज ए वेक्टर एंड its component is f1 f2 so on through fk. So first of all we just put y is equal to y1 y2 up to so and so yk, and y1 is nothing what it is, y1 is integral a to b f1 d alpha, and y2 is nothing but it is integral a to b f2 d alpha, and like this up to yk. So we just write yj is integral a to b fj d alpha. So j is 1 where is from 1 to k. So now so this alpha this capital Y is nothing but is integral a to b f d alpha. So if y is a component, y has component y1, y2, y is up to so and yn, yk. अगर कंपोनेंट है स्टूडेंट सो डेफिनेटली मॉड है, जैसे हम लेते हैं छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि अगर आप हमारे पास ए और बी अगर कंपोनेंट है और इसका अगर मॉड निकालना है हमने तो दैट इज नथिंग व्हाट इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, यही होता है। तो हम दोनों तो स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ऑब्वियस है दैट विल बी स्क्वेयर, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे कि y का मॉड ऑफ y इज नथिंग बट इट इज y1 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर प्लस सो एंड सो yk स्क्वेयर होल अंडर रूट। होल अंडर रूट की जगह मैंने यहाँ पे स्क्वेयर लगा दिया, तो यहाँ पे फिर अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वी कैन राइट इन summation form. Summation varies from 1 to k y I raised to power 2 and I varies from 1 to k. तो मीन टू से दैट इस एक्सप्रेशन को हमने समेशन में लिख दिया, नथिंग एल्स। आफ्टर दिस हमने देखो यहाँ पे क्या किया, इस y स्क्वायर को y आई स्क्वायर को y आई एंड y आई लिखा, ठीक। और इस एक वाई आई में इसकी वैल्यू पुट कर दी। अभी हमने ऊपर लिखा था कि वाई जे इज नथिंग बट इट इज ए इंटीग्रल ए टू बी एफ जे डी अल्फा। तो वाई आई की वैल्यू क्या बन गई, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एफ आई डी अल्फा। ओके, सो नाउ अब इस इंटीग्रल को हम अंदर लेके जा सकते हैं बिकॉज ये जो इंटीग्रल है ये डिपेंडिंग अपॉन अल्फा। तो इस पार्ट में तो अल्फा है नहीं, so we can write this inside the integral a to b. Okay, so we get expression a to b and summation varies from 1 to k yi fi d alpha. Students, we have a result and this result is Squart's inequality. ये आई थिंक हो सकता है आपने ये भी पढ़ी नहीं हो, लेकिन ये जब हम इनर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज नथिंग व्हाट इट इज कि कंपोनेंट देखो इस तरफ इस y के कंपोनेंट है और ये f के कंपोनेंट है। तो एक्चुअली इसकी जो एग्जैक्ट फॉर्म है दैट इज मॉड ऑफ x कॉमा y is less than norm of x plus norm of y. ओके, तो आप सिंपल इतना इतना रखो यहाँ पे दिमाग में कि इट मीन्स दैट यहाँ पे जो ये जो सम है y1 f1t प्लस y2 f2t प्लस so yk fkt, that sum will be less than equal to mod of y plus mod of into mod of ft.
इट मीन्स दैट कंपोनेंट का जो सम है वो ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड से कम आता है। मैग्नीट्यूड ही हो गया ना एक तरह से ये y का, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड से ऑलवेज ये कम रहता है। सो दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ये आपने आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में कहीं पढ़ते भी हैं, तो यू गो थ्रू इट। अदरवाइज आप गूगल करके भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो वी यूज दिस इनइक्वालिटी हियर। So by using this inequality and this theorem we have done, if f1 of x is less than equal to f2 of x on closed interval ab, then integral it Riemann's tells us integral a to b f1 d alpha is less than equal to integral a to b f2 d alpha. Clear? तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम देखें तो व्हाट वी गेट, देखो वाई स्क्वायर हमारे पास ये लिखा था हमने यहां से, दिस इज आर वाई मॉड स्क्वायर, है ना। अब इस पे हमने इनक्वालिटी ये वाली यूज कर लेनी, स्क्वाड्स इनक्वालिटी यूज करेंगे, ठीक। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू mod of y into mod of f d alpha. नाउ अब इस इंटीग्रल को हम, इंटीग्रल अल्फा पे डिपेंड करता है, डी अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो रिजल्ट लगा ये वाला रिजल्ट कैसे यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी इससे छोटी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि वी हैव समेशन एफ वाई आई एफ आई इज लेस देन इक्वल टू मॉड वाई एफ टी। तो जब इसके ऊपर इंटीग्रल लगाएंगे तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रल से कम रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पे आपका थ्योरम यूज हुआ, और बाकी ठीक है, y बाहर आ जाएगा बिकॉज नॉट डिपेंडिंग अपॉन अल्फा। तो फाइनली व्हाट वी गेट दिस। अब स्टूडेंट अगर आप इसमें देखें, इफ y इक्वल टू 0 then this is 0 is less than equal to 0, so it is a trivial result. If y mod of y is not equal to 0, so we can divide both side by mod of y. If y not equal to 0, then dividing by mod y, then what we get? We get mod of y is less than equal to integral a to b f mod of f d alpha, और यहाँ पे y की वैल्यू हम यूज कर लेंगे। So y is nothing but is integral a to b f d alpha is less than equal to integral a to b mod of f d alpha. यस स्टूडेंट्स, बताओ ये क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं। यस, एनीबॉडी? और स्टूडेंट्स आप अगर आप देखें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपने जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उस असाइनमेंट में भी ये अपनी असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट यही थ्योरम है स्टूडेंट्स। तो you go through this may be asked in your final examination. Okay, now we start another very important one, and that is rectifiable curves. ये अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होता है, क्योंकि when we go for rectification, बीएससी लेवल में भी आपने अगर एक पेपर पढ़ा होता है इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसमें जैसे हम
कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो अगर कर्व की लेंथ फाइंड आउट हो पाए अगर, तो उसको हम बोलते हैं कि वो कर्व जो है वो रेक्टिफाइबल है। तो थोड़ा डेफिनेशन पार्ट पे देखते हैं। फर्क इतना यहाँ पे कि वहाँ पे ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन यूज करते हैं और यहाँ पे हम रिमन स्टेलर्स इंटीग्रल यूज करेंगे, इतना ही फर्क है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट, ए कॉन्टिन्यूस मैपिंग गामा ऑफ एन इंटीग्रल a to close interval ab to r raised to power k is called a curve in r raised to power k. So gamma is a curve from close interval ab is a function you can say. तो अब ये आपको पता ही है कि कर्व फंक्शन ही होती है, तो जिसकी मैपिंग जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी से लेके आर रेज टू पावर के। इट मीन दैट इसका जो रेंज है, और रेंज फाइनली जो पॉइंट आएगा दैट विल बी के डायमेंशनल। ठीक, सो वी मे से दैट गामा इज ए कर्व ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ऐसे भी बोल सकते हैं ए कर्व इन आर रेज टू पावर के, या हम ये भी बोल सकते हैं कि गामा इज ए कर्व ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इट इज सेम थिंग। ओके, if gamma is 1 1, then gamma is called an arc. If gamma at a equal to gamma at b, gamma of a equal to gamma of b, then gamma is said to be closed curve. अब इसको हम समझ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बस ये कर्व हमारे पास ये है ना, ये अपना क्लोज इंटरवल ए बी हो गया, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। सो दिस टाइप, तो यहाँ पे आपका x इज गामा एट, क्योंकि दिस इज कर्व ऑफ, ऐसी इसकी कर्व होगी, और यहाँ गामा एट ए हो गया, और ये जो होगा दैट इज गामा एट बी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। ये इक्वल होते तो एक लाइन पे आते। सो एक पॉइंट के लिए एक ही पॉइंट मिलेगा, है ना। कोई भी डोमेन सा लेंगे तो वन के लिए वन ही मिलेगा। तो दिस इज वन वन। अगर मैं अगर ऐसे कर दूं, ऐसे कर्व ले लूं, ऐसे ले लूं कर्व, तो आपको लगता है कि एक वन वन होगा। अब एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है, सो इट इज नॉट ए वन वन। ठीक, तो कर्व चेक करने का सिंपल तरीका ये भी होता है कि आप कर्व प्लॉट करो और उसके ऊपर वर्टिकल लाइन बनाओ। अगर वर्टिकल लाइन दो पॉइंट्स पे कट कर रही तो वन वन नहीं हो सकता। ठीक, तो दिस इज नॉट ए वन वन। सो नाउ ये क्लियर होगी बात कि वन वन क्या होता है। अगर गामा हमारा जो मैपिंग है अगर वन वन होगी, सो डेफिनेटली दैट विल बी एन आर्क। सेकेंड थिंग इज दैट कि ही मेंशन की इफ गामा ऑफ ए इक्वल टू गामा ऑफ बी इक्वल है, तो डेफिनेटली इसका मतलब एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो आपस में मैच करेगा। तो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं कर्व कैसा होगा कि जैसे ये ए एक्स इज इक्वल टू ए है, ये बी है इंटरवल, एक्स बोल लो या टी बोल लो। ठीक, तो यहां से आपका कर्व ये आपकी ए की वैल्यू है, तो वापस कर्व ऐसे आएगा और ऐसे, तभी ये बराबर होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू देनी है, ऐसे है ना, सेम होना है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चला और फाइनल पॉइंट भी यहीं पे है, एफ ऑफ ए अल्फा गामा ऑफ। ठीक, तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ कर्व इज क्लोज्ड। इनिशियल पॉइंट
और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम आ रहा है, गामा ऑफ ए इज इक्वल टू गामा ऑफ बी आएगा, तो डेफिनेटली दैट विल बी क्लोज्ड कर्व। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये दो चीजें हमारे पास क्लियर होगी। अगर गामा ऑफ ए इक्वल टू गामा ऑफ बी होगा देन कर्व गामा इज सेड टू बी क्लोज कर्व, अदरवाइज इफ there is one corresponding then it is a arc. Also notice that we define a curve to be a mapping, not a point set. ठीक, कर्व होती है तो कर्व पता एक मैपिंग होगी, फंक्शन हो गई, यू कैन से इज नॉट ए सेट ऑफ पॉइंट्स है। एंड ऑफ कोर्स with each curve gamma in r raised to power k there is associated a subset of r raised to power k, namely the range of gamma, but different curves may have the same range. इसका अगर थोड़ा इंटरप्रिटेशन समझनी हो स्टूडेंट्स, तो अगर हम एक गामा डिफाइन करते हैं, या तो मैं 2D बना रहा हूं लेकिन वी आर डीलिंग विद आर रेज टू पावर के, है ना। गामा इज वेरी फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर रेज टू पावर के, सो इट इज के डायमेंशनल। तो समझने के लिए 2D लगा रहे हैं हम, तो उसमें इंटरप्रिटेशन आगे पीछे हो सकती है। तो जैसे बोलने का मतलब है कि कोई कर्व अगर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा कर्व, तो इसकी रेंज अगर हमें आइडेंटिफाई करनी हो, ये ए है, ये 2D में मान लेते हैं हम ये, तो ये इसका डोमेन है, यहां से लेके दिस इज डोमेन। ठीक, अगर हम रेंज ढूंढनी हो ना स्टूडेंट, तो रेंज ऐसे ढूंढी जाती है, ये एंड ये, यहां से लेके इस पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक, तो दिस इज रेंज। ओके, सो डेफिनेटली अगर हम आर इज टू पावर के प्लॉट कर रहे हैं, तो यहां से जब वो नंबर पॉइंट लेगा, जैसे जैसे वो डोमेन से एलिमेंट लेता चलेगा, तो यहाँ पे पॉइंट मिलता जाएगा। जैसे इस पॉइंट के लिए यहाँ पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट के लिए अगर मैं इसको बोल दूं सी, तो डेफिनेटली ये पॉइंट होगा गामा सी, और ये गामा सी होगा कहाँ, यहाँ पे होगा, दिस पॉइंट विल बी गामा सी, या इसके रिस्पेक्ट टू जो कंपोनेंट बनेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट टू यहाँ पॉइंट मिलेगा रेंज में। तो हर पॉइंट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट मिलता जाएगा, सो दिस इज गामा सी, दिस पॉइंट। सो दिस इज to just understand how it happens in 2D. So this type of happening will be in k dimensional, r is to power k जो है वो, एंड k dimensional, तो उसमें भी ऐसे होल्ड करेगा। तो डेफिनेटली जैसे जैसे यहाँ पॉइंट्स मूव करेंगे, तो यहाँ पे रेंज में भी हमें एक सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा, एंड दिस इज ही इज टॉकिंग अबाउट कि of course, with each curve gamma in R raised to power k, there is associated a subset of R raised to power k, namely the range of gamma. But different curves may have have same range. हो सकता है. So now we associate to each partition P. P partition ले ली हमने close interval की, x naught, x1, so on so xn of close interval AB, and to each curve gamma on close interval AB, the number, this one, capital gamma P comma gamma is equal to summation r, summation varies from 1 to n, gamma of xi minus gamma of xi minus 1, and the ith term in this sum is the distance between the points this and this. ठीक, so मैं just आपको ये बताता हूँ कैसे होगा। जैसे suppose students we have, this is our, ये कर्व है हमारी, है ना, and this is our a and this is our b,
अब हमने पार्टीशन कर दी, तो दिस विल बी एक्स नॉट, ये x2 होगा, x1 होगा। तो यहाँ पे बीच जैसे में xi-1 और xi होगा, तो उसके रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा गामा ऑफ xi-1 एंड दिस इज गामा ऑफ xi। ओके, सो व्हाट वी डू, वी हमें यहां से लेके स्टूडेंट्स, हमें यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो व्हाट वी डू, वी छोटे छोटे कॉर्ड्स बनाएंगे, हम ऐसे ऐसे मिलाते चलेंगे, छोटी छोटी कॉर्ड्स को मिलाएंगे। तो आपको लगता है कि कॉर्ड और कर्व बराबर होंगे? नेवर। आप अगर देखें, इस पॉइंट को देखें, ये देखो, तो ये हमने इनको दोनों पॉइंट्स को मिलाया, तो कर्व तो नीचे से जा रहा है, कर्व तो नीचे से मूव कर रहा है, और ये जो कॉर्ड है वो ऊपर से मूव कर रही है। ठीक, तो ये तो गैप, ये वाला जो कर्व वाला डिस्टेंस होगा ये ज्यादा होगा, और ये जो लाइन सेगमेंट वाला ये कम होगा, कम होगा। तो हाँ, हम इस आर्क को इस लाइन सेगमेंट से मेजर कर रहे हैं, तो देयर विल बी एरर। और ये एरर कब होगा कम? जब हम xi-1 और xi के बीच में गैप कम करेंगे, पार्टीशन को और रिफाइंड करते चलेंगे, तब ये गैप कम होगा। तो दिस इज द प्रोसीजर। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, दैट इज नथिंग बट इट इज गामा xi माइनस गामा xi-1। ठीक, अगर हम 2D में बात करें, सो दिस इज नथिंग बट इट इज, दो पॉइंट होंगे, तो एक का कंपोनेंट मान लिया एक्स आई है, दूसरा आपका गामा ऑफ एक्स आई हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा xi-1 गामा xi-1। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते हैं हम? x1 माइनस x2 xi-1 का होल स्क्वायर प्लस y, इसको y मान लेते हैं, सो y-i-1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक, लिखते हैं हम इसको, ए बी के बीच में डिस्टेंस ऐसे लिख देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है इज डिपेंडिंग अपॉन पार्टीशन टू पार्टीशन। ओके, यस प्रिया, गॉट दिस पॉइंट? जो ये छोटे छोटे लाइन सेगमेंट बने हैं, उनका जो कॉर्ड का जो डिस्टेंस है उसको हम ऐड कर रहे हैं। पहले हमने ये वाला डिस्टेंस लिया, फिर ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस। सो वी एडिंग दिस लेंथ ऑफ कॉर्ड्स, दिस लेंथ ऑफ कॉर्ड्स। कितनी कॉर्ड्स होंगी? जितना हम पार्टीशन को बढ़ाएंगे तो वो कॉर्ड ज्यादा हो जाएंगी, कम करेंगे तो कम हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स। सो यहाँ पे लिखा भी है, so ith term in this sum is the distance between the points this and this, इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस है। और इस जो ये पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये पॉइंट आपका के डायमेंशनल होगा, उसमें के कंपोनेंट होंगे ऐसे अलग अलग, और इसके भी ऐसे के अलग अलग डिस्टेंस होंगे, क्योंकि इसका जो डोमेन है, रेंज है, वो आर एस टू के है। ठीक, सो हेंस आई delta p gamma is the length of the polygon path, got it? With what is at gamma x naught, gamma x2, up to gamma x n, in this order. So as our partition becomes finer and finer, this polygon approaches the range of gamma more and more closely. So this make it seems reasonable to define the length of gamma, curve gamma, as ये। तो ये जितने भी स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंसेस आए, ये वाले,
जो हमारे पास डिस्टेंसेस थे, गामा ऑफ एक्स आई माइनस गामा ऑफ एक्स आई माइनस वन, ये डिस्टेंसेस आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो अलग अलग पार्टीशन के लिए एक पार्टीशन लेंगे तो उसके लिए एक इस तरह का सम आएगा, दूसरी पार्टीशन लेंगे तो दूसरा सम आएगा, तीसरी लेंगे तो इस तरह से बहुत ज्यादा सम आने वाले हैं। अब आप मेरे को खुद ही बताओ कि क्लोज इंटरवल ए बी की कितनी पार्टीशन होने वाली हैं? इनफिनाइट। तो जितनी भी पार्टीशन होगी उन सब का जो सम का सुप्रीमम होगा वो लेंगे हम, एंड दैट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। Supremum is taken over all the partition of closed interval AB. So this is all about this. If this length is less than epsilon, then we can say कि gamma is rectifiable. Okay, and this can be calculated by Riemann integrable. So today's lecture is over now.